हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने सेगमेंट में एक तरीके से मार्केट लीडर है और सम वॉट इसकी मोनोपोली भी दिखती है। ऐसा स्टॉक जिसने आईपीओ के बाद बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, स्टॉक का नाम है कैम्स। जी, स्टॉक का नाम है कैम्स और इसकी शुरुआत हुई थी साल 1988 यानी ईयर 1988। तो इस साल में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी और 5 साल बाद 1993 के अंदर इनको रजिस्ट्रार होने का लाइसेंस मिल गया था सेबी से। तो ये कंपनी जो 1998 से काम कर रही है और 93 में एक लाइसेंस रजिस्ट्रार बन गई थी, ये कंपनी लाइसेंस मिलने के बाद क्या काम करती है आज उस पर जानते हैं। ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और साथ ही साथ एएमसीज को, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं उनको। अब इस कंपनी के बारे में एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो 15 म्यूचुअल फंड की टॉप कंपनीज़ हैं हमारी कंट्री में, उसमें से 10 कंपनीज़ का जो भी अकाउंट जो है वो ये मैनेज करते हैं। अकाउंट मैनेज करने से मेरा मतलब ये है कि ये उनके लिए रजिस्ट्रार का काम करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी यूनिट्स एलोकेशन वगैरह का जो भी काम होता है, वो कैम्स करता है। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर टॉप 15 कंपनीज़ में से 10 कंपनीज़ को ये मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब इनका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। और ये कौन कौन सी कंपनी है, ये अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब ये जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपीज चला रखी होती हैं, अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपनी टैक्स सेविंग एंड बहुत कुछ करते हैं। तो ये 10 टॉप कंपनीज हैं जिनके अंदर ये इन्वेस्टेड, मतलब जिनका अकाउंट ये मैनेज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आप देखिए। साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी देखनी है कि 68.3% का मार्केट शेयर है रजिस्ट्रार्स के सेगमेंट में। जितने भी रजिस्ट्रार्स हैं इंडिया में, उसमें 68.3% का मार्केट शेयर कैम्स होल्ड करता है, यानी 70% ऑलमोस्ट यही मैनेज कर रहे हैं। तो 30% ही जो छोटे छोटे और रजिस्ट्रार्स हैं उनके हाथ में है। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर 70% ये मार्केट होल्ड करते हैं, तो मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें 70% इनकी होल्डिंग है, उनका अच्छा पकड़ है उसके ऊपर, और वहीं से इनकी अर्निंग ज़बरदस्त हो रही है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, तो इनके पास 28 ट्रिलियन रुपीस का एयूएम ऐसा है जिसके ऊपर इनकी पकड़ है। 28 ट्रिलियन का एयूएम दोस्तों, 28 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है जिसके ऊपर इनकी पकड़ है। यानी जो ट्रांजैक्शंस इनके थ्रू होती हैं, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू होती हैं इन एएमसीज की। साथ ही साथ अगर आप देखें तो 38.3 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन हुए हैं अक्टूबर से दिसंबर 22, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का जो क्वार्टर था उसमें 38.3 लाख न्यू क्या कहते हैं एसआईपी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। यानी कि जो आजकल की जनरेशन जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करती है, आप और हम हमारे जैसे लोग, वो 38.3 लाख न्यू रजिस्ट्रेशंस करवा चुके हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि स्कोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज से 10 साल पहले एसआईपी का उतना स्कोप नहीं था, लोग करते थे, बहुत कम करते थे। बट अब जो यंग जनरेशन आई है, एंड स्पेशली मैंने ये देखा है कि कोविड के बाद से जो जनरेशन्स ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, बहुत रैपिड ग्रोथ आई है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ इस कंपनी को फ़ायदा देगी, क्योंकि 70% ट्रांजेक्शन, 70% एयूएम इन्हीं के थ्रू होके जा रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली है। साथ ही साथ 19 साल का एक्सपीरियंस, 19 साल का एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर बेहतरीन कंपनीज को केटर करने का, बड़े बड़े क्लाइंट्स को केटर करने का इनके पास है, जो कि ये दिखाता है कि मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैनेजमेंट को बड़े से बड़े एयूएम, बड़ी से बड़ी क्लाइंट टेल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ पैन इंडिया में जो इनके नेटवर्क हैं, आप उसके बारे में जानिए। 280 नेटवर्क ब्रांचेज हैं इनकी, 280 नेटवर्क ब्रांचेस 25 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, यानी इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट इन्होंने कवर करा हुआ है। यानी हर स्टेट में, बड़ी से बड़ी स्टेट के अंदर इनका आपको प्रेजेंस मिल जाएगी। यानी जो कंपनी है वो बड़ी बड़ी स्टेट्स में है, यूनियन टेरिटरीज में। हाँ हाँ, कुछ स्टेट्स में नहीं होगी वो, जैसा कि हमें पढ़ने से समझ आ रहा है कि 25 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी में, यानी कि पूरी जगह पर तो नहीं है। बट हाँ, ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडिया इन्होंने कवर कर रखा है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो वर्क एक्सपीरियंस है इनकी टीम को,
टोटल वर्क एक्सपीरियंस इनकी टीम का 27 साल का है। 27 साल की एक एक्सपीरियंस टीम अगर आपके साथ जुड़ी हुई है तो क्या ये भरोसा नहीं दिलाता कि कंपनी ज़बरदस्त काम कर रही है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ कि इसको शेयर को बाय करना है नहीं करना है, सेल करना है नहीं करना है, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमने अब तक ये समझा कि कैम्स जो है वो रजिस्ट्रार का काम करती है, वो ट्रांसफ़र एजेंट का काम करती है और बहुत सारी चीज़ें करती है, पर इसके अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स ये बिल्ड करती जा रही है और उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रही है। अब मैं उनके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में सबसे पहला इनके प्लेटफॉर्म का नाम है MFCRM। MFCRM करता है मोबिलिटी सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड के रिलेशनशिप मैनेजर्स को प्रोवाइड। MFCRM इनका एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। दूसरा है MF सेंट्रल। MF सेंट्रल क्या करता है? यूनिफाइड पोर्टफोलियो टू सर्व इन्वेस्टर अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है इनका। तीसरा है कैम स्मार्ट। कैम स्मार्ट एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इनका टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो इस पर काम कर रहा है। चौथा है कैम सर्व, सेल्फ सर्विस चैट बॉट है इन्वेस्टर्स के लिए। जो इन्वेस्टर्स को डाउट आते हैं, इन्वेस्टर्स वहाँ पे चैट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देन है माई कैम्स। माई कैम्स क्या है? B2C ऐप है जिस पे 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स इनके ऑलरेडी हैं माई कैम्स पे। देन H360 एक ऐप और पोर्टल का काम करता है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स को हेल्प करता है उनकी करंट परफॉर्मेंस देखने के लिए। देन है MF डेक्स जो है सेल और बिजनेस का एक इंटेलिजेंस टूल इन्होंने बनाया है जो प्रॉपर सेल्स एंड बिजनेस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करता है। देन है गो कॉर्प जो है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप्स होते हैं उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट पोर्टल है जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स और नई इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ MF कंपस जो है ये अलाउ करता है म्यूचुअल फंड्स को रियल टाइम में देखने के लिए और मैनेज करने के लिए। देन है MF360 एक प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर सर्विस ऐप है। लास्ट इज कैम्स वेल्थ सर्व, डिजिटल ऑन बोर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफ इन्वेस्टर्स। अब आप एक चीज़ देखिए, अभी तक मैं रजिस्ट्रार की शुरू से बात कर रहा था और अब आप यहाँ देखते हैं कि ये इतना सारा एक होलसम होराइजन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी कैटर करते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी कैटर करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स को भी कैटर करते हैं। हर तरीके से ये एक ग्लोबल जिसे कहते हैं कि अपना एक क्लाउड या एक अपना होराइजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि एक कंपनी जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर करती है, एक आम जनता की राय यही है कि भाई ये म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड है, बट उसके अंदर कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ये काम करते जा रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ की बिजनेस हाइलाइट्स की, इनकी बिजनेस की हाईलाइट क्या है? सबसे पहली है बढ़ती हुई म्यूचुअल फंड की मार्केट। ग्रोइंग म्यूचुअल फंड मार्केट इनकी सबसे बड़ी बिजनेस की हाईलाइट है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड का धंधा बढ़ता ही जा रहा है और वही सबसे बड़ी इनकी हाईलाइट है। दूसरा है इनका एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है। क्लाइंट्स को अगर अपनी करंट इन्वेस्टमेंट देखनी है वो देख सकते हैं, क्लाइंट को अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है वो कर सकते हैं, और अगर उनको एक एस्टिमेट लेना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या रिटर्न आएंगे या क्या रिटर्न पहले आ चुके हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। इससे एक विश्वास बनता है क्लाइंट का कि मुझे एक ही जगह पे एक ही अम्ब्रेला के अंडर सारी चीज़ें मिलती हैं। देन लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर इन इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं का ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 70% अगर भाई कोई कंपनी किसी सेगमेंट के अंदर अपनी होल्डिंग है, उसकी पकड़ है, तो उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली है। साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है इनका रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खुद के बिजनेस के लिए हो या इन्वेस्टर्स के लिए हो, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड बोर्ड। यानी एक कंपनी जिसका 27 साल का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, 19 साल का खुद का एक्सपीरियंस है क्लाइंट हैंडल करने का, उस कंपनी में अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो 70% की होल्डिंग कभी आ ही नहीं सकती। इतना बड़ा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तभी यहाँ पे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, अब एक बार ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि इसकी सब्सिडरीज़ कौन कौन सी हैं। कैम्स की बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं दोस्तों। सबसे पहली है कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज CIRSL, जिसमें इनका 100% स्टेक है। देन है कैम्स इन्वेस्टर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर भी 100% स्टेक है। कैम्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन
इसके अंदर इनका 99% का स्टेक है। देन है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी 100% स्टेक है। कैम्स पेमेंट सर्विस 100% स्टेक है। फिनटपल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 54% का स्टेक है। और स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर ड्यूशलन इसके अंदर भी 100% का स्टेक है। तो यानी कंपनी सिर्फ खुद ही काम नहीं कर रही है, साथ ही साथ अपनी सब्सिडरीज़ को भी इन्होंने काम पर लगा रखा है। और एक नहीं, कम से कम इनकी 6-7 सब्सिडरीज़ हैं जो काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। तो दोस्तों, जिस दिन मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उस दिन कंपनी का स्टॉक प्राइस है 2300 रुपीज़ का। जी, 2300 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस है कंपनी का जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट कैप है 11,270 करोड़ की। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कंपनी का डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड देती है 1.68% का, तो यानी कंपनी डिविडेंड भी दे रही है भाई। साथ ही साथ अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। कंपनी कितनी वैल्यूड है, कितनी ओवर वैल्यूड है, कितनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का पीई है 41.6 का, इंडस्ट्री का पीई है 22.4 का। तो यानी कंपनी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ओवर वैल्यूड डेफिनेटली है। देन एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहूँगा कि कंपनी ने अपने आईपीओ के बाद बहुत धमाकेदार रिजल्ट दिए थे और उस टाइम पे मैक्सिमम पीई जो इसका क्लॉक हुआ था वो 80.8 का हुआ था और वहाँ से वो गिर के 41.6 पे आ चुका है। तो यानी कंपनी की वैल्यूएशंस थोड़ी नीचे हुई हैं क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आया था। तो ये देखने वाली बात है कि वैल्यूएशंस इनकी गिरी हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पीई प्राइस टू बुक वैल्यू की, इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.69 का है और इनका 16.8 का है। तो यार यहाँ पे भी ओवर वैल्यूड तो है, नो डाउट कंपनी ओवर वैल्यूड है। बिजनेस जैसा मर्जी हो, कंपनी ओवर वैल्यूड इस पैरामीटर पे भी है। पेग रेशियो है 1.97 का, तो पेग रेशियो भी थोड़ा सा हायर साइड पर है, बट ठीक है। इसके साथ साथ डेट टू इक्विटी रेशियो अगर मैं देखूँ तो 0.11 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। थोड़ा सा डेट है नो डाउट, बट डेट थोड़ा भी क्यों ना हो, मतलब मुझे थोड़ा सा डेट फ्री कंपनी ज़्यादा पसंद आती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको हो सकता है कि डेट थोड़ा आपको पसंद हो, थोड़ा चल जाता हो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग, बट हाँ मुझे डेट फ्री कंपनीज पसंद है। बट 0.11 छोटा डेट है, अवॉइडेबल है। साथ ही साथ अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स के नंबर्स की। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं इनका देखता हूँ, मार्च 2011 में सेल थी 318 करोड़ की। मार्च 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की, 11 साल पहले की। और मार्च 2022 में इनकी टोटल सेल आई है 864 करोड़ की। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सेल के आसपास हैं, 2.53 टाइम्स पे। साथ ही साथ इनका नेट प्रॉफिट तब था 59 करोड़ का, जो बढ़कर हो चुका है 289 करोड़ का मार्च 2022 में। ठीक है, तो ये भी एक नंबर आपको देखना चाहिए कि इनकी सेल्स भी बढ़ रही है, इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं, मार्च 2011 में कोई भी बोरोइंग नहीं थी और 150 करोड़ के रिजर्व्स थे इनके, जो कि सितंबर 2022 में 620 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं और 72 करोड़ की बोरोइंग है। तो मतलब कंपनी किसी भी दिन चाहे अपना लोन पे ऑफ कर सकती है वंस एंड फॉर ऑल। तो ये भी चीज़ है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 30.98 है और दिसंबर में ये गिर के 19.92 हो गई। देखिए, मुझे एक चीज़ जो पसंद नहीं आती वो है कि बिल्कुल लो प्रमोटर होल्डिंग। अब प्रमोटर होल्डिंग अगर बहुत कम होती है तो यहाँ पे एक इशू होता है हॉस्टाइल टेक ओवर का। कोई भी कंपनी इनका होस्टाइल टेक ओवर कर सकती है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ेगी तो वो एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि अगर प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती है तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर आप देखें तो सितंबर 2020 में 8.67 होल्ड करते थे, आज 32% होल्ड करते हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनकी होल्डिंग बढ़ी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने देखिए यहाँ पे सेलिंग करी है, 32% होल्ड कर रहे थे, 13.73 पर आ चुके हैं। आप और हम जैसी पब्लिक का थोड़ा भरोसा इस पे बना हुआ है, 28% होल्ड करते थे, अब 33% होल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिए इस शेयर में फंसे भी हैं, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। इस शेयर के अंदर जब ये आईपीओ के बाद एक बहुत ज़बरदस्त रन दे रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हाई प्राइस पे बाय करा और जब मार्केट करेक्ट हुई तो वो वहाँ फंस गए, ट्रैप हो चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं वो अगर अपना होराइजन लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो मुझे लगता है फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपना 3 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन का होराइजन रखेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल लेने के लिए सक्षम हैं, आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि बाय कॉल भी आपका खुद का था और सेल कॉल भी आपका खुद का होना चाहिए। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो शेयर होल्डर्स यहाँ पे हैं
टॉप इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, चाहे वो FIIs हों, DIIs हों, वो कौन है? आप एक बार ज़रा नाम सुनिए। HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, LIC, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, वैनगार्ड, ग्रैंजियर, सेफरर कैपिटल्स, कैपिटल रिसर्च ग्लोबल इन्वेस्टर्स, IIFL, एक्सिस एक्सिस इन्वेस्टमेंट्स, आपका है ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट, मैथ्यूज इंटरनेशनल कैपिटल मैनेजमेंट, वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑन्टोरियो टीचर्स पेंशन प्लान एंड FSSA इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर अगर आप देखें गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, फिडेलिटी, वैनगार्ड, ये टॉप इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं। साथ ही साथ हमारे इंडिया के भी LIC हो गया, SBI लाइफ हो गया, HDFC हो गया, ये सब की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भरोसा देता है कि अगर इतने बड़े बड़े हाउसेज ने इसके अंदर पैसा डाला है तो कुछ तो बात ज़रूर होगी। ठीक है, देखिए यहाँ से अब मैं बात करता हूँ मेरा टेक इस सेक्टर पे, इस कंपनी पे, पॉजिटिव नेगेटिव्स, मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए कैम्स जिस सेक्टर पे काम कर रहा है, जिस सेक्टर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, वो टोटली डिपेंडेंट है इन्वेस्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंडसेट अगर पॉजिटिव रहेगा तो इस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो नेगेटिव होता है और अपनी SIPs और इन्वेस्टमेंट्स का विड्रॉल आता है तो इस कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं। नंबर 1, अगर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, अच्छे रिटर्न्स देने स्टार्ट करे तो ये अच्छा चलेगा, और अगर मार्केट के रिटर्न्स बहुत ही ड्रास्टिकली ख़राब हुए तो यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के पॉजिटिव्स की, सबसे पहली चीज़ मैं पॉजिटिव्स पे बात करता हूँ, नेगेटिव्स पे बाद में आऊँगा। सबसे पहला मेरा टेक जो पॉजिटिव्स के ऊपर है, मुझे इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि जो नए यंग इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट का अब स्टार्ट हो रहा है, जो उनकी स्टार्टिंग है इन्वेस्टमेंट्स की, वो बहुत भरोसा दिखा रहे हैं SIPs में। और मुझे ऐसा लगता है SIP करने वाले इन्वेस्टर्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं, चाहे मार्केट नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाते हैं। और वो SIP का पैसा बहुत जल्दी निकालते नहीं हैं, और बहुत जल्दी ऐसा नहीं होता कि SIP को रोक दें। होता है कभी कभार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये नहीं होता है। उनको अपनी SIPs अपने टेन्योर के हिसाब से 5 साल 10 साल वो चलाते रहते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है कि यंग इन्वेस्टमेंट्स इनके अंदर आती जा रही हैं और डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। सेकंड पॉजिटिव क्या है कि जो म्यूचुअल फंड की मार्केट है वो इंडिया में बहुत कम है। बाहर के देशों में वो मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया के अंदर वो मार्केट अभी भी ग्रो हो रही है, उस मार्केट में अभी ग्रोथ आनी बाकी है। तो उसके हिसाब से भी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखता है ये। तीसरा, मुझे ये लगता है कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है। कंपनी जो मैनेजमेंट इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेकर आई है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट इनको ज़रूर करेगा। और साथ ही साथ अगर कंपनी ने इतने सालों से अपने आप को इस पोजीशन तक लाया है कि 70% मार्केट के अंदर वो पोजीशन उनकी है कि 70% का जो धंधा वो होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कुछ तो अच्छा ज़रूर करा होगा। फोर्थ पॉजिटिव जो मुझे यहाँ पे दिखता है वो ये है कि कंपनी कहीं ना कहीं, अगर आप इसके बारे में जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, अगर आप उसके अंदर देखें तो कितने बड़े बड़े नाम इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेज सिर्फ इंडिया के नहीं बाहर के भी इन्वेस्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ये भी हमें देता है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े अगर फंड हाउसेज और इन्होंने अपना पैसा डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला होगा और कुछ रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस में ही डाला होगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव्स की। पहला नेगेटिव है प्रमोटर्स की कम होल्डिंग। ये होल्डिंग बहुत कम है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, होस्टाइल टेक ओवर के चांसेस बच जाते हैं। सेकंड, कंपनी पैरामीटर्स पे ओवर वैल्यूड है। कंपनी कुछ पैरामीटर्स पे ओवर वैल्यूड है और यहाँ पर कंपनी की अगर थोड़ी सी वैल्यूएशन करेक्ट होती है तो ये एक अट्रैक्टिव बाय आपके लिए बन सकता है। थर्ड ये है कि ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इन्वेस्टर्स के ऊपर। अगर इन्वेस्टर्स ने मार्केट को पॉजिटिवली देखा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नेगेटिवली देखा तो चांसेस हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स डर के पैसा निकाल दें। जबकि जब मार्केट नीचे आती है तो बहुत समय होता है ख़रीदने का, लेकिन कुछ जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पहली बार इन्वेस्टमेंट्स करी है तो वो डर के पैसा अपना निकाल भी सकते हैं। तो बात आती है कि आपको क्या करना है। देखिए, मैंने पॉजिटिव्स आपके सामने रखे, मैंने नेगेटिव्स आपके सामने रखे, अब बॉल आपके कोर्ट में है। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करिए या खुद थोड़ी सी रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, साथ ही साथ मुझे अगर पर्सनल ओपिनियन देना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन ये स्टॉक यहाँ से डबल होने का भी पोटेंशियल रखता है। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन शेयर करा है आपके साथ। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत छोटे से मोटो पे मैं काम करता हूँ. स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर. आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.